नमस्कार साथियों, मैं फिर आपके सामने हूँ एक महान विचारक कार्ल मार्क्स को लेके। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कार्ल मार्क्स का दर्शन किया था और उस दर्शन के तहत, उस फिलोसफी के तहत हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किया था। दर्शन का तात्पर्य है कि मेटाफिजिक्स कह लीजिए, आप तत्व शास्त्र कह लीजिए, कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, जड़ तत्व या आत्म तत्व, मैटर या आइडिया। तो हमने देखा कि मैटर महत्वपूर्ण है मार्क्स के अनुसार, हेगल वाला आइडिया महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैटर पहले आता है और चेतना उसके ऊपर निर्भर होती है। ये हमने चर्चाएं की थी। आज इस सृष्टि को छोड़ के और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये समाज कैसे बदलता है। फिर तो कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है, कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद जो हमें दिखाई देने लगता है 1848 के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से और परिपक्व हो जाता है, पूर्ण हो जाता है वो 1867 में दास कैपिटल के आने तक। तो उस वैज्ञानिक समाजवाद में जो इतिहास नए नए रूप लेता है, कार्ल मार्क्स ने जैसी वैज्ञानिक व्याख्याएं की है समाज के नियमों की, समाज में परिवर्तनों की और समाज में गति की, और जैसी भविष्यवाणियां की है, क्योंकि विज्ञान है उसमें निश्चित नियम होते हैं, आप उस निश्चित नियमों के आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलता है कि मेरा समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद है, क्योंकि मैंने सिर्फ सिद्धांत नहीं बताए हैं, विज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं, उसको क्रिया रूप में बदल के भी दिखाता है चीजों को। वो H2O बताता है तो H2O के अकॉर्डिंग वो लेब में आपको ये अणु दोनों H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आपको पानी बनाना भी सिखाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद है, ये नियम भी बताता है, उन नियमों के बारे में भविष्यवाणी भी करता है और इनकी परिणति हो सकती है, इसके बारे में भी कैसे हो सकती है ये भी बताता है। तो हम उसी वैज्ञानिक समाजवाद के तहत, उसी प्रोड मार्क्स के तहत हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो कर लिया। इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो अगला चरण है, मूलतः उसका उद्देश्य है फिलोसफी समझाना नहीं है कि सृष्टि में परिवर्तन कैसे होते हैं, पदार्थ कैसे बदलते हैं। कार्ल मार्क्स का मुख्य उद्देश्य है कि समाज कैसे बदलता है। तो अब हम पूरी सृष्टि को छोड़ के और उसकी छोटी इकाई समाज है उसके ऊपर आ जाते हैं। जो मानव समाज है उसमें बदलाव कैसे होते हैं, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसी से संबंधित है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी आज हमारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये टॉपिक है। और अगर समय और हुआ तो हम कुछ और भी कर लेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद, देखिए आज आप ध्यान से देखें, आप इनमें से यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, पीछे मैंने कहा वहीं से कुछ एंटी ड्यूरिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्या आए वे मैंने बताए। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इतिहासवाद, या इसको और भी बोलते हैं। पहले पर्याय शब्द कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। साधारण रूप में समझा दूंगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या। और इसी से निकली हुई एक अवधारणा है आर्थिक नियतिवाद। इसको हिंदी में बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। इंग्लिश में तो एक ही शब्द है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। तो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास को हम भौतिक आधार के ऊपर समझेंगे, भौतिक तत्वों के आधार पर समझेंगे। इतिहास की हम जो व्याख्या करेंगे वो भौतिक तत्वों के आधार पर करेंगे। इतिहास की व्याख्या आर्थिक तत्व, क्योंकि आर्थिक तत्व भौतिक तत्व होते हैं, जड़ तत्व होते हैं, उसके आधार पर करेंगे। इतिहास की जो नियति है वो आर्थिक तत्व निर्धारित करते हैं, यानी हर चीज का जो निर्धारण करते हैं वो आर्थिक तत्व करते हैं। तो आर्थिक और भौतिक तत्व पर्याय होते हैं, क्योंकि आर्थिक तत्व भौतिक तत्व भी होते हैं, जड़ तत्व भी होते हैं।
आपको अगर आर्थिक तत्व समझ में नहीं आ रहे तो पहले तो इनको समझते हैं कि आर्थिक तत्व क्या होते हैं। आर्थिक तत्व क्या होते हैं? देखिए, जो आपके पास भूमि है वो आर्थिक तत्व है, जो आपके पास मकान है वो आर्थिक तत्व है, जो आपके पास सोना है वो आर्थिक तत्व है, जो आपके पास फैक्ट्री है वो आर्थिक तत्व है, जो आपके पास कार है वो आर्थिक तत्व है। तो सोना, मकान, भूमि, कार, ये भौतिक चीजें होती है। तो आप इनको भौतिक चीजें बोले चाहे आप इनको आर्थिक चीजें बोले। चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि हम इनका पर्याय रूप में प्रयोग करेंगे। आर्थिक तत्व भौतिक तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन आर्थिक तत्व भी भौतिक तत्व होते हैं। तो भूमि, मकान, सोना, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, उद्योग, कमोडिटीज, ये सारे के सारे आर्थिक तत्व होते हैं। तो इन आर्थिक तत्वों के आधार पे हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में जो बदलाव होते हैं वो किस वजह से होते हैं? आर्थिक तत्वों की वजह से होते हैं। इतिहास में जो भी बदलाव होते हैं वो भौतिक तत्वों की वजह से होते हैं। भौतिक तत्व, आर्थिक तत्व, तो हर चीज का नियति है, यानी इतिहास की जो नियति निर्धारित करता है, इतिहास का जो भाग्य निर्धारित करता है वो आर्थिक तत्व करते हैं, वो भौतिक तत्व करते हैं। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखिए, इतिहास की आप कई आधार के ऊपर व्याख्या कर सकते हैं। अगर हम एक इतिहास की हम धार्मिक व्याख्या कर सकते हैं, धार्मिक व्याख्या, इतिहास की धार्मिक व्याख्या। इतिहास की धार्मिक व्याख्या कैसे करेंगे कि पहले एक सनातन धर्म था, वो आया, उस सनातन धर्म में कमियां आई तो बौद्ध और जैन आए। बौद्ध और जैनों में जब कमी आई तो फिर इस संसार में मसीही धर्म आया, फिर उसको संघर्ष, उसको टक्कर देने के लिए मुस्लिम आए। फिर तो ऐसे करके इतिहास विभिन्न धार्मिक टक्करों की वजह से आगे बढ़ा। कुछ कहते हैं कि इतिहास आगे बढ़ा चेतना की वजह से, विचार बदलते गए और इतिहास आगे बढ़ता गया। पहले मन में एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया, फिर विचारों में टकराहट हुई और चेतना जैसे बढ़ती जाती है इतिहास आगे बढ़ता जाता है। ये कहना हेगल का। भारत का इतिहास कैसे बढ़ा आप? तो भारत के इतिहास की आप अगर व्यक्तिवादी व्याख्या करें, राजतंत्रात्मक व्याख्या करें, तो भारत में पहले मौर्य आए, इससे ज्यादा पुरानी चर्चा नहीं करते हैं। इन मौर्यों को हरा के शक और कुषाण आए, इन कुषाणों को हरा के फिर गुप्त आए, इन गुप्तों को हरा के फिर राजपूत आए, राजपूतों को हरा के और फिर 1192 में गोरीवाला सल्तनत काल आया, फिर इन सुल्तानों को हरा के मुगल आए, मुगलों को हरा के अंग्रेज आए। तो ये हो गई इतिहास की राजतंत्रात्मक, राजा या व्यक्तिगत व्याख्या हो गई। तो ऐसे हमारा देश का इतिहास है बढ़ा, तो पूरा संसार का इतिहास आगे कैसे बढ़ा? तो हेगल तो बोलता है कि चेतन तत्वों की टकराट से आगे बढ़ा। तो इतिहास की आदर्शवादी व्याख्या वो तो हेगल करता है कि इसमें राष्ट्र भिड़े, राष्ट्रों में चेतना में अंतर होता है। एक राष्ट्र की चेतना, एक राष्ट्र के विचार दूसरे राष्ट्र से अलग होते हैं। जो उच्च विचार वाला राष्ट्र है वो जीत जाता है। पहले नदी घाटी सभ्यताएं थी, फिर और चेतना आगे विकसित हुई, नगर राज्य आए, और ज्यादा चेतना विकसित हुई तो और अच्छे राज्य, रोमन गणराज्य आया, फिर एक ऐसे करते करते चेतना बढ़ती गई और राष्ट्र राज्य तक आ गई। तो ये इतिहास की चेतनवादी व्याख्या हो गई, इतिहास की आदर्शवादी व्याख्या हो गई। आइडिया बदलते हैं, इतिहास आगे बढ़ता है। अब हम कर रहे हैं इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, कि इतिहास को जो धक्का देते हैं, इतिहास में जो इंजन का काम करते हैं, इतिहास की जो व्याख्या है वो ऐसे धर्म के आधार पर, जाति, विचार या चेतना के आधार पर नहीं, हम इतिहास की व्याख्या करेंगे आर्थिक तत्वों के आधार के ऊपर। आर्थिक तत्वों के लिए संघर्ष होते हैं, आर्थिक तत्वों पे कब्जे के लिए दो वर्ग आपस में लड़ते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है। तो मूल तत्व जो इतिहास को धक्का दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, परिवर्तन दे रहे हैं, तो पिछले हजारों सालों का, लाखों सालों का इतिहास है। उस इतिहास को बदलने में, उसकी व्याख्या करने में आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा कर रहे हैं यानी भौतिक तत्व महत्वपूर्ण है, यानी आर्थिक चीज हर चीज का निर्धारण करती है। इतिहास का निर्धारण भी आर्थिक तत्व ही करते हैं। ये है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ऐतिहासिक भौतिकवाद या भौतिकतावादी इतिहास कर ले आप। इतिहास की
आर्थिक व्याख्या कर ले या कोई भी शब्द कर ले। अब आपको समझ में आ गया कि इतिहास को कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो धक्का जो चीजें देती है, इतिहास को जो आगे बढ़ाती है, इतिहास के लिए जो मूल प्रेरक तत्व है वो है आर्थिक तत्व। तो समाज को हम बदलेंगे और समाज को पुराने समाज से आज तक ले आएंगे, तो इतिहास को यहां से यहां तक आया समाज, लाखों साल का जो इतिहास है वो कैसे आगे बढ़ा, समाज कैसे आगे बढ़ा, समाज में कैसे गति हुई, समाज में कैसे परिवर्तन हुए, समाज का इतिहास कैसे बदला, कैसे उसका हिस्टोरिकल चेंज आया, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको उसका ऐतिहासिक भौतिकवाद या उसके समाज का इतिहास समझाऊंगा मैं आपको। तो अपन कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्णित किए गए समाज को समझने की कोशिश करते हैं। समाज, कार्ल मार्क्स कहता है समाज दो चीजों से मिलकर बनता है। समाज में एक आधार होता है और समाज में एक अधिसंरचना होती है। एक आधार और एक अधिसंरचना, एक नींव होती है और एक नींव पे टिकी हुई बाकी संरचनाएं होती है। आधार को बेस बोलते हैं। देखिए ये वो बेस नहीं है जो आप गाने में सुनते हैं, बेबी को बेस पसंद है, वो तो साउंड का कोई तरीका है। ये बेस होती है नींव। या ये वो सेखावटी वाला बेस भी नहीं है कि चलो रिश्तेदार आएंगे, सगा सगी आएंगे तो उसको बेस देंगे, वो भी नहीं है। ये न बेस है, ये बेस का तात्पर्य नींव, आधार। देखिए एक त्रिभुज होता है, उसमें नीचे बेस होता है ना, उसके ऊपर दोनों वो खड़ी होती है। अधिसंरचना होती है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर्स, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। ये है त्रिभुज का आधार यानी बेस, और ये इसके ऊपर खड़ी हुई है, आधार के ऊपर खड़ी हुई अधिसंरचनाएं। तो ये बेस है और ये अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर है, ऐसा मान लेते हैं। तो काय पे टिकी हुई अधिसंरचनाएं बेस के ऊपर। तो महत्वपूर्ण क्या है, क्या बेस से संरचनाओं पर टिका हुआ या संरचनाएं बेस के ऊपर? तो बेस के ऊपर टिकी, नींव पे टिकी होती है कोई भी बिल्डिंग। तो आधार है, ये तो स्वायत्त होता है अपने आप में, नींव किसी पे नहीं टिकी होती है। धरती अलग बात है, मकान काय पे, मकान की चर्चा कर रहे हैं, मकान नींव पे टिका होता है। तो आधार जो होता है वो स्वायत्त होता है, आधार जो होता है वो स्वतंत्र होता है। और जो ये खिड़कियां हैं, ये भी कमरा भी अगर आपको दिखाई दे रहा, अगर आप कोई कमरा देखेंगे तो उस कमरे की जो दीवारें हैं, उसकी जो छत है, उसकी खिड़कियां, उसके गेट है, ये सारी अधिसंरचनाएं हैं। अधिसंरचनाएं स्वायत्त नहीं होती, बल्कि अधिसंरचनाएं टिकी होती है नींव के ऊपर। तो अधिसंरचनाएं स्वायत्त नहीं होती। तो आधार है, ये प्राथमिक होता है, ये पहले आता है, यानी नींव पहले आएगी। और अधिसंरचनाएं ये गौण होती है, यानी ये द्वितीयक होती है, इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी भी समाज में परिवर्तन करना है तो हमें क्या बदलना होगा? आधार। तो समाज में परिवर्तन की जो मूल इकाई है वो आधार है। अगर आप आधार बदल देंगे, कार्ल मार्क्स कहता है, तो अधिसंरचनाएं अपने आप ही बदल जाएगी। अधिसंरचनाएं आधार के ऊपर निर्भर होती है। एक क्वेश्चन, आधार देखिए, एक क्वेश्चन बना, आधार और अधिसंरचनाएं अलग अलग होती है। आधार स्वायत्त होता है, अधिसंरचनाएं स्वायत्त नहीं होती। आधार प्राथमिक होता है, अधिसंरचनाएं गौण होती है। अधिसंरचनाएं तभी बदलेगी जब आधार बदलेगा। तो आधार मुख्य है और अधिसंरचनाएं उसके ऊपर निर्धारित है। अब आधार में क्या आता है, ये क्वेश्चन तैयार हो गया। यहां आधार का तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो है उत्पादन प्रणाली कैसी है। उत्पादन प्रणाली, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। आधार में आती है उत्पादन प्रणाली, एक क्वेश्चन तैयार।
सीधे पूछे आधार में क्या आता है? उत्पादन प्रणाली आती है, राज्य आता है, संस्कृति आती है, धार्मिक व्यवस्था आती है? नहीं आती। आधार में आती है उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली भी दो चीजों से मिलकर बनती है। एक होते हैं उत्पादन की शक्तियां, और एक होते हैं उत्पादन के संबंध। अगला क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि आधार में उत्पादन प्रणाली आती है। उत्पादन प्रणाली खुद दो चीजों से मिलकर बनती है, उत्पादन की शक्तियों से और उत्पादन के संबंधों से। पहले उत्पादन की शक्तियां आती है, फिर उत्पादन के संबंध होते हैं। ये और होते हैं, ये सीरीज से चलते हैं। उत्पादन की शक्तियां, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो किसी भी चीज का उत्पादन करती हैं? क्या क्या चीजें मिलाते हैं तो उत्पादन होता है? आप बताएं। देखिए, आपको ये पेन है, ये पैदा करना है, इसका उत्पादन करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भूमि चाहिए, नंबर 1, क्योंकि जहां फैक्ट्री लगाएंगे वो भूमि तो चाहिए। फिर इसके लिए प्लास्टिक चाहिए जो कि कच्चा माल है, तो कच्चा माल चाहिए। फिर मशीनें चाहिए, यानी पूंजी चाहिए, यानी यंत्र चाहिए, और श्रम चाहिए। तो अपन इन चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहले उत्पादन की शक्तियां समझाता हूं कि उत्पादन की शक्तियां क्या होती है। तो देखिए, किसी भी चीज का एक बार उत्पादन के संबंध हटा देता हूं। और आपको सिर्फ उत्पादन की शक्तियां समझाता हूं। उत्पादन करने के लिए 4 प्रकार की चीजें चाहिए। भूमि चाहिए, ऐसा कर लेते हैं। कच्चा माल चाहिए, यंत्र चाहिए, और श्रम चाहिए। यंत्र और श्रम, भूमि, कच्चा माल, यंत्र, श्रम, ये मिलके उत्पादन की शक्तियां हैं। पेन पैदा करना है तो फैक्ट्री लगाने की भूमि चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, कच्चा माल चाहिए, स्याही वगैरह चाहिए, आगे निब बनाने के लिए कोई तांबा वगैरह चाहिए, यंत्र चाहिए, यानी इसको तोड़ने मोड़ने के लिए गर्म करने वाले यंत्र होने चाहिए, और उन यंत्रों को चलाने वाला श्रम चाहिए, लेबर चाहिए। ये मिलके एक सासी भी होता है, ये मिलकर उत्पादन की शक्तियों का निर्माण करती है। अगर आप सब कुछ भूल जाएं तो उत्पादन की शक्तियों में यंत्र आते हैं। और कार्ल मार्क्स से बड़ी जोरदार बात बोलता है, क्योंकि हम पूंजीवादी समाज को समझ रहे हैं। ये जो समाज है, मेहनती पूंजीवादी समाज है, पर ऐसा मान लेते हैं। श्रम खुद एक श्रमिक को श्रम एक बिकने वाली चीज होती है। जैसे वस्तुएं बिकती है, कमोडिटी बिकती है, पेन बिकता है, वैसे श्रम शक्ति भी बिकती है। तो श्रम शक्ति भी उत्पादन की शक्ति होती है, और ये भी वस्तु की तरह बिकती है। श्रमिक के पास बेचने के लिए उसका श्रम होता है। तो देखिए, ऐसा कुछ याद नहीं है तो आप उत्पादन की शक्तियों में यंत्र आते हैं। तो यंत्रों में परिवर्तन होता है, पहले यंत्रों में परिवर्तन होता है और फिर बाकी चीजों में परिवर्तन होता है। अब आपको उत्पादन की शक्तियां समझ में आ गई। उत्पादन की शक्तियों में क्या आता है? तो भूमि, कच्चा माल, यंत्र आते हैं। यंत्र में आपके मशीनें भी आ गई और श्रम भी आ गया। तो यंत्र में आप ऐसे कीजिए, मशीनें आ गई और यंत्रों में आपके श्रम आ गए। चलिए, जैसी मशीनें होगी वैसे फिर श्रमिक होंगे। तो मशीनें पहले आती है, श्रमिक उसके अकॉर्डिंग तैयार होते हैं। चलिए, उत्पादन की शक्तियां, और मैंने कहा मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियां होती है और उत्पादन के संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उत्पादन के संबंध। उत्पादन की शक्तियों के अकॉर्डिंग बनते हैं उत्पादन के संबंध, यानी यंत्र निर्धारित करते हैं उत्पादन के संबंधों का। अब हम देखें कि यंत्र कैसे निर्धारित करते हैं उत्पादन के संबंधों का, इसका निर्धारण करते हैं। देखिए, उत्पादन का एक यंत्र है मुसल, कि आपको आटा का उत्पादन करना है तो एक तो मुसल है। उत्पादन का एक तरीका है हाथ चक्की, और एक उत्पादन का तात्पर्य है फैक्ट्री, आटे की फैक्ट्री।
एक तो मुसल से आप आटे का उत्पादन करते हैं, एक यंत्र मुसल है, एक हाथ चक्की से आप आटे का उत्पादन करते हैं, हाथ से चला चला के, मुसल की बजाय मुसल से आप कूट कूट के करते हैं। तीसरा तरीका फैक्ट्री है, जहां अपने यहां मशीनें चल रही है, एक मजदूर ऊपर से गेहूं डाल रहा है, आपने चक्की देखी होगी, बिजली से चलने वाली चक्की। तीन तरीके हैं उत्पादन करने के। तो यानी यंत्र कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हैं। वो चीज एक ही उत्पादन कर रहे हैं, आप आटा बना रहे हैं, मुसल है, हाथ चक्की और फैक्ट्री है। जब दास समाज था तो दास मुसल से कूट कूट के आटा तैयार किया करते थे। फिर सामंती समाज है, कृषि ज्यादा होने लगी, खाने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो फिर मुसल से कूटा हुआ आटा वो कम पड़ने लगा, तो हाथ चक्की का निर्माण किया गया। तो सामंत आया तो हाथ चक्की आई। फिर जनसंख्या और बढ़ गई, बुर्जुआ आ गए, बेचने के लिए और ज्यादा आटे का उत्पादन करना था, लाभ कमाना था, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई आटे पीसने की। तब आया बुर्जुआ समाज या पूंजीवादी समाज। एक ही बात है, बुर्जुआ कह लेता। अब देखिए, मैं कह रहा हूं उत्पादन के संबंध। यंत्र यानी मशीनें, मशीनों में जब मुसल आया तो उत्पादन के संबंध कैसे हुए, देखिए। पर उत्पादन के संबंध दो प्रकार के हो गए, एक मालिक हो गया और एक दास हो गया। मुसल मालिक का हुआ करता था, यानी उत्पादन का वो जो यंत्र था वो मालिक का हुआ करता था, दास उसका चलाया करता था उसको। फिर मुसल यंत्र बदल गया और यंत्र आ गया हाथ चक्की। हाथ चक्की आते ही मालिक के हाथ से मुद्दा निकल गया और नए संबंध विकसित हो गए। एक सामंत पैदा हो गया जिसकी हाथ चक्की थी और गेहूं थी, और दूसरा पीसने वाले कोई किसान वगैरह पैदा हो गए। तीसरा, फिर हाथ चक्की से जब भाप चक्की और बिजली चक्की आ गई तो सामंत के हाथ से सत्ता चली गई और पूंजीपति आ गया, उद्योगपति खड़ा हो गया, और चक्की चलाने का काम जो करने लगे वो मजदूर करने लगे। तो देखिए, उत्पादन के यंत्र बदलते हैं तो उत्पादन के संबंध भी बदल जाते हैं। जब मुसल से उत्पादन होता था, मालिक और दास के संबंध थे। हाथ चक्की आई तो दो नए संबंध हुए, सामंत और किसान का, और भाप चक्की आई तो पूंजीपति और मजदूर। तो आप बताएं कि पहले क्या बदलता है? तो पहले बदलते हैं उत्पादन के यंत्र यानी उत्पादन की शक्तियां, फिर बदलते हैं उत्पादन के संबंध। और कार्ल मार्क्स कहता है जब उत्पादन के संबंध इनको संभाल नहीं पाते, उत्पादन की शक्तियों को, तो समाज में क्रांति हो जाती है और इतिहास आगे बढ़ता है। कैसे? अब सामंत हाथ चक्की चलाया करता था, और ज्यादा गेहूं हुई तो अब पीसने वाले कम पड़ने लगे, तो इन्हीं सामंतों की सपोर्ट से कुछ लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली। फैक्ट्रियां लगाते पूंजीपति पैदा हो गया, और पूंजीपतियों ने क्या किया, हर चीज पे अपना कब्जा कर लिया, सामंतों को पीछे हटा दिया। तो यंत्रों का निर्माण किया जाता है। जैसे मालिक ने हाथ चक्की बनाई तो मालिक समाप्त हो गए, सामंत आ गए उनकी जगह। तो सामंतों ने भाप चक्की बनाई तो सामंत खत्म हो गए, पूंजीपति आ गए। तो उत्पादन के संबंध क्या करते हैं? सामंत जब भाप चक्की को संभाल नहीं पाए तो पूंजीपति ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो देखिए, एक वर्ग है वो नए यंत्र पैदा करता है, उनको संभाल नहीं पाता, फिर तब एक नया वर्ग आता है उनको संभालने के लिए। तो भाप चक्की को जब सामंत संभाल नहीं पाए तो पूंजीपति आए। फिर तो होता क्या है कि पहले यंत्रों में परिवर्तन होता है, पहले उत्पादन की शक्तियां बदलती है, फिर उत्पादन के संबंध बदलते हैं। पहले यंत्र बदलेंगे, फिर संबंध बदलेंगे। फिर उत्पादन के संबंध संभाल नहीं पाते इन शक्तियों को, अब उन यंत्रों पे कब्जा नहीं रख पाते, वो नए वर्ग उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो इतिहास आगे बढ़ जाता है। तो क्रांति क्या है? वर्ग संघर्ष के बाद जो क्रांति होती है वो क्रांति तब होती है जब उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियों को संभाल नहीं पाते, तो क्रांति हो जाती है, एक नया वर्ग सत्ता में आ जाता है, पुराना वर्ग चला जाता है। जैसे बुर्जुआ ने इसको सामंतों को हरा दिया, भाप चक्की आते यंत्र बदलते ही और संबंध बदल गए। तो अब देखें कि कैसे चलता है। तो पहले आधार बदलता है। अब वापस आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर।
समाज एक आधार होता है समाज में, और एक अधिसंरचना होती है। अब इस अधिसंरचना में क्या आता है? देखिए, इस अधिसंरचना में आता है राज्य, इस अधिसंरचना में आती है सरकार, यानी समाज के बाकी जो हिस्से हैं। इसमें आती है शिक्षा, इसमें आता है साहित्य, इसमें आती है कला, इसमें आते हैं कानून, इसमें आती है विचारधारा, इसमें आते हैं विश्वास, इसमें आते हैं मूल्य। ये सारे सुपरस्ट्रक्चर्स हैं, यानी भौतिक चीजों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें वो अधिसंरचना में आती है। ये तो भौतिक चीजें हैं, उत्पादन के यंत्र हैं, ये तो भौतिक चीज है। मुसल है, हाथ चक्की है, भाप चक्की है, ये तो भौतिक चीज है, ये तो मैटर है, जड़ तत्व है। खुद की इसमें कोई समझ नहीं होती, जड़ तत्व है। ये सारी अधिसंरचनाएं। अब देखिए, पहले आधार बदलेगा, फिर अधिसंरचनाएं बदलेगी। पहले उत्पादन प्रणाली बदलेगी, और फिर जैसे उत्पादन प्रणाली बदलेगी, राज्य बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, शिक्षा बदल जाएगा, साहित्य बदल जाएगा। पहले उत्पादन की शक्तियां बदलेगी, फिर उत्पादन के संबंध बदलेंगे, और फिर अधिसंरचना की ये चीजें बदल जाएगी। ऐसे बदलती है चीजें। अब बदलती कैसे हैं? ये राज्य, सरकार वगैरह किसके होते हैं? जिनके पास उत्पादन के यंत्र होते हैं, ये उसी के होते हैं। ये स्वायत्त नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। पहले उत्पादन का यंत्र यानी उत्पादन की शक्तियां कह लीजिए, या उत्पादन की चीजें, मशीनें कह लीजिए, उसके ऊपर मालिक का कब्जा था। तो ये राज्य भी मालिक का था, सरकार मालिक की थी, शिक्षा मालिक प्राप्त किया करता था, साहित्य मालिक लिखा करता था, आनंद उठाया करता था, पढ़ा करता था, कला के उस पर कब्जा था, कानून मालिक के पक्ष में थे, विचारधारा मालिक की होती है। मालिक ने कह दिया, वही आइडियोलॉजी मालिकों की होती है, आम आदमी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, तो पिछ लगू होता है। विश्वास और मूल्य भी मालिक ही डिसाइड किया करता था, अरस्तु डिसाइड किया करता सारी चीज, उसके दास नहीं डिसाइड किया करते। फिर देखिए, यंत्र बदल गए, यंत्र के ऊपर कब्जा हुआ, यंत्र बदला हाथ चक्की, और कब्जा हो गया सामंत का। तो अब राज्य राजतंत्रात्मक हो गया, राजा सामंतों का हो गया, सरकार सामंतों की, कानून सामंतों की, विश्वास सामंतों के, जय जयकार सामंतों की। फिर क्या हुआ? यंत्र बदल गया, भाप चक्की आ गई, भाप चक्की बदलते ही क्या हुआ? पूंजीपति आ गए, बुर्जुआ आ गए। बुर्जुआ ने आते सामंतों को हटा दिया, प्यूरिटन क्रांति करवा दी, गौरवपूर्ण क्रांति करा दी, फ्रांस की क्रांति करा दी, और फिर इस पूंजीपति यानी बुर्जुआ ने राज्य पे कब्जा कर लिया। होब्स, लोक, ये सब बुर्जुआओं के, उदारवादी जो विचारक है, बुर्जुआ विचारक है। फिर पूंजीपतियों का हो गया राज्य है, यानी अमीरों का हो गया, उद्योगपतियों का राज्य हो गया। सरकार उनकी, कानून उनकी, विचारधारा उनकी, कला उनकी, साहित्य उनका, विश्वास उनके, मूल्य उनके। तो देखिए, जिसके पास उत्पादन प्रणाली पे कब्जा होता है, यानी उत्पादन के यंत्रों पे कब्जा होता है, उसी का कब्जा होता है अधिसंरचना के ऊपर। तो हमने देखा क्वेश्चन क्या बनते हैं। समाज दो भागों में बंटा है, दोनों अलग अलग है, आधार और अधिसंरचना। कालवास अलग होते हैं। उत्पादन प्रणाली दो चीजों से बनते हैं, उत्पादन की शक्तियों से, उत्पादन के संबंधों से। फिर एक क्वेश्चन बन गया, कैसे बनती है? चार चीजें और लिख देंगे। ये तो उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, ये भी अलग होते हैं। उत्पादन की शक्तियां अलग होती है, संबंध अलग होते हैं। प्राथमिक होती है उत्पादन की शक्तियां। तो पहले उत्पादन की शक्तियां यानी पहले यंत्र बदलेंगे, फिर संबंध बदलेंगे, और फिर अधिसंरचनाएं बदलेगी। पहले मुसल से हाथ चक्की आएगी, फिर सामंत आएंगे, फिर ये राज्य सरकार सामंतों के हो जाएंगे। फिर भाप चक्की आएगी तो पूंजीपति आएंगे, पूंजीपति आएंगे तो राज्य सरकार सब पूंजीपतियों के हो जाएगी। आधार स्वायत्त है, उत्पादन की शक्तियां, यंत्र स्वायत्त होते हैं, और अधिसंरचनाएं इनके ऊपर निर्भर होती है। अब आप देखो कि ये जो इतिहास आगे बढ़ा, जो हमने पीछे चर्चा की थी कि इतिहास पहले आदिम साम्यवाद आया, चलो उसमें तो कोई चक्कर नहीं था वर्गों का, फिर दास समाज आया, फिर सामंती समाज आया, फिर पूंजीवादी या बुर्जुआ समाज आया, फिर सर्वहारा का अधिनायकवाद आया, फिर साम्यवाद आएगा। इतिहास ऐसे आगे बढ़ा। अब इस इतिहास में परिवर्तन किसने की है? आप बताओ। इस इतिहास में परिवर्तन किए इन यंत्रों ने। और यंत्र होते हैं वो भौतिक चीजें होती है, मुसल, हाथ चक्की, भाप, ये भौतिक चीजें हैं। ये आर्थिक चीजें हैं, ये आर्थिक तत्व होते हैं। मुसल, हाथ चक्की, भाप चक्की, भूमि, फैक्ट्रियां, ये सब आर्थिक तत्व होते हैं।
तो परिवर्तन पहले आर्थिक तत्वों में होते हैं, फिर संबंध बदलते हैं, फिर अधिसंरचनाएं बदलती है। इसलिए हम कहते हैं ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, क्योंकि इतिहास में ये चीजें परिवर्तन कर रही है, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के यंत्र परिवर्तित कर रहे हैं, तब इतिहास बदल रहा है। तो हम कहते हैं कि हमने फिर लिखा एक शब्द आर्थिक नियतिवाद, आर्थिक निर्धारणवाद। अब बताएं, हर चीज का निर्धारण, हर चीज की नियति कौन डिसाइड कर रहा है? तो हर चीज की जो नियति है, भाग्य है, इतिहास है, उसका निर्धारण कर रहा है। राज्य का भाग्य, सरकार का भाग्य, शिक्षा कैसी होगी, साहित्य कैसा होगा, कला विचारधारा कैसी होगी, हर चीज का जो भाग्य निर्धारण कर रहे हैं वो आर्थिक तत्व कर रहे हैं। तो मूल में, जड़ में, नींव में बैठे वो आर्थिक तत्व बैठे हैं, पहले वो बदलेंगे फिर बाकी चीजें बदलेगी। तो इसको बोलते हैं आर्थिक निर्धारणवाद या आर्थिक नियतिवाद। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इस संसार में जो परिवर्तन का मूल कारण है वो आर्थिक तत्व है। इतिहास को आर्थिक तत्व धक्का देते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है। तो ये मैंने आपकी ऐतिहासिक भौतिकतावाद बताया, या भौतिकतावाद के आधार पर मैंने इतिहास की आपको व्याख्या करके बताई कि कैसे इतिहास आगे बढ़ा था, कैसे आदिम साम्यवाद से हम साम्यवाद की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यंत्र बदलते जाते हैं। इन यंत्रों पे कब्जा करने के लिए झगड़ा होता है, इन यंत्रों पे कब्जा करने के लिए, मुसल पे कब्जा करने के लिए, हाथ चक्की के ऊपर, भाप चक्की के ऊपर, भूमि के ऊपर, फैक्ट्रियों पर कब्जा करने झगड़ा होता है, वर्ग संघर्ष होता है और इतिहास है आगे बढ़ता है। तो इतिहास के लिए वर्ग संघर्ष अत्यंत आवश्यक चीज है। तो अगली हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे वर्ग संघर्ष के ऊपर। मैंने आपको आधार और अधिसंरचनाओं के बारे में बताया। तो क्रांति क्या होती है? क्रांति तब होती है जब उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियों को संभाल नहीं पाते, तो परिवर्तन के लिए तब क्रांति हो जाती है, एक वर्ग दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इस इतिहास में परिवर्तन जो होता है वो आर्थिक तत्वों की वजह से होता है और क्रांति के द्वारा परिवर्तन होता है। क्रांति इतिहास में परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है, बिना क्रांति के कोई परिवर्तन नहीं होता। तब पूंजीपतियों ने मारा सामंतों को, फिर पूंजीपतियों को मारेंगे सर्वहारा, और ऐसे करके क्रांति हो जाती है और इतिहास आगे बढ़ता है। चलिए, तो क्या चीज महत्वपूर्ण है? भौतिकतावाद, यही तो है। भौतिक चीजों में द्वंद्व, काय के लिए द्वंद्व? मुसल और हाथ चक्की में द्वंद्व, हाथ चक्की छा गई, फिर भाप चक्की छा गई, हाथ चक्की पुणे चल गई, फिर उत्पादन के संबंध नहीं पैदा हुए, तो यहां होता है द्वंद्व। द्वंद्व होता है उत्पादन की शक्तियों में और उत्पादन के संबंधों में। जो आप कह रहे थे द्वंद्व काय के अंदर होता है, ये होता है वास्तविक द्वंद्व। कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उत्पादन की शक्तियां बदल जाती है, फिर उत्पादन के संबंध भी बदल जाते हैं, इनके अंदर फिर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्रांति होती है और आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है। तो द्वंद्व उत्पादन की शक्तियों पर, उत्पादन के, ये पूछता है कि द्वंद्व किसके मध्य होता है? इतिहास जब आगे बढ़ता है, इतिहास की आर्थिकवाद की व्याख्या करते हैं, तो द्वंद्व किस में होता है? द्वंद्व होता है उत्पादन की शक्तियों में और उत्पादन के संबंधों में, फिर इतिहास आगे बढ़ता है और ये सारी चीजें बदल जाती है, अधिसंरचनाएं बदल जाती है। तो मैंने आर्थिक नियतिवाद की चर्चा की। तो चेतना कहां आ गई? ईगल वाली चेतना बताओ। चेतना स्वायत्त है या चेतना परतंत्र है? तो चेतना तो यहां आ गई। चेतना तो खुद एक क्या होती है? अधिसंरचना होती है। तो पहले यंत्र बदलेंगे और यंत्रों के अकॉर्डिंग संबंध बदलेंगे, और जैसे फिर मालिकों की चेतना अलग होगी, दास की चेतना अलग होगी, सामंत की चेतना अलग, पूंजीपति की चेतना अलग, किसान के विचार अलग, मजदूर के विचार अलग, सबके आइडिया अलग अलग होते हैं। ये यहां से डिसाइड होते हैं आइडिया। तो अधिसंरचनाएं उसी की होती है जिसके पास उत्पादन प्रणाली के ऊपर कब्जा होता है। राज्य सरकार, शिक्षा, कानून उसी की होती है जिसके पास उत्पादन के यंत्र होते हैं, जिसके पास मुसल होता है, जिसके पास हाथ चक्की होती है, जिसमें भाप चक्की होती है, सब कुछ उसी का होता है। एक वर्ग होता है जो अमीर होता है, तो जिसके पास ये सारी चीजें हो तो अमीर होता है, और जो इनको चलाता है वो गरीब होता है। तो इनके पास है सारी चीजें, ये काम करने वाले, ये मजे करते हैं, ये काम करते हैं। शारीरिक श्रम, श्रम विभाजन हुआ तो सारा श्रम दास, किसान और मजदूर के हिस्से में आ गया, क्योंकि इनके पास उत्पादन के साधन नहीं है, बेचने के लिए इनके पास अपना श्रम होता है। तो ये हमने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की, द्वंद्व किया, आर्थिक शक्तियां और उत्पादन के संबंधों के मध्य। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन स्वायत्त है, चेतना काय पे निर्भर है, उत्पादन की शक्तियां, संबंध एक होते हैं, अलग अलग होते हैं, आधार अधिसंरचना एक है या अलग अलग है, ये सब अलग अलग है, मैंने आपको बताया। चलिए,
अब करते हैं कुछ और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बाद मैं आपको समझाऊंगा वर्ग संघर्ष, क्योंकि वर्ग संघर्ष के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। चलिए देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो संसार है ये बंटा हुआ किस आधार के ऊपर है। तो हमने देखा कि आधार और अधिक संरचना के आधार पर बंटा हुआ है। फिर हम और देखेंगे और किस आधार पर बंटा है, तो समाज वर्गों के आधार पर बंटा हुआ है। देखिए, समाज कई आधार पर बंटा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये समाज धार्मिक आधार पर बंटा हुआ है। कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ सिख है, कुछ ईसाई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जातीय आधार पर बंटा हुआ है। कुछ राजपूत हैं, कुछ जाट है, कुछ यादव हैं, कुछ गुर्जर हैं, कुछ दलित हैं, कुछ मीणा है, कुछ भील हैं, ऐसे बंटा हुआ है। कुछ कहते हैं कि ये नस्लीय आधार पर बंटा हुआ है। गोरी नस्लें हैं, कुछ काले रंग वाली नस्लें हैं, कुछ आर्यन नस्लें हैं, कुछ द्रविड़ नस्लें हैं, ऐसी नस्लें नस्लीय आधार पर बंटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार, जैसे नारीवादी कहते हैं कि तो लैंगिक आधार पर बंटा हुआ है, पुरुष और महिला के मध्य बंटा हुआ है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं, इतिहास ऐसे नहीं बंटा हुआ, इतिहास बंटा हुआ है वर्गों के अंदर। तो धार्मिक नहीं बल्कि वर्गीय आधार है, इसकी चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स। अब हम, यानी संसार न तो धार्मिक आधार पर बंटा हुआ है, न जातीय आधार पे, न नस्लीय आधार पे, न लैंगिक आधार के ऊपर है, बल्कि समाज में जो वर्ग बनते हैं कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो काय के आधार पे बनते हैं, आर्थिक आधार पे बनते हैं। तो ये है, कोई लैंगिक विभाजन नहीं है संसार। ये सब झूठे विभाजन है, धर्म है, जाति है, उलझाने के लिए होते हैं। मेन विभाजन होता है वो अर्थ के आधार पे होता है, आर्थिक आधार पे होता है। तो वर्ग का जो आधार है वो आर्थिक है। तो अब हम वर्ग संघर्ष समझे उससे पहले अपने को वर्ग समझना पड़ेगा, फिर वर्ग की चेतना समझनी पड़ेगी, क्लास कॉन्शियसनेस समझनी पड़ेगी, और फिर वर्ग संघर्ष समझ में आएगा। देखिए, वर्गों का निर्माण आर्थिक आधार के ऊपर होता है, आर्थिक आधार पे होता है। उत्पादन की प्रणाली वर्गों का निर्धारण करती है, नहीं समझ में आती। उत्पादन की शक्तियां निर्धारित करती है वर्गों को। जिन लोगों का उत्पादन की शक्तियों पे कब्जा होता है वो एक वर्ग होता है, वो शोषित वर्ग होता है, वो हैव्स होता है। जिनके पास उत्पादन के शक्तियां नहीं होती, उत्पादन के यंत्र नहीं होते, वो फिर दूसरा वर्ग होता है, उसके पास बेचने के लिए अपना शरीर और श्रम होता है। तो वर्ग का निर्धारण आर्थिक आधार पे होता है, यानी उत्पादन की प्रणाली के ऊपर आधार। उत्पादन की प्रणाली भी समझ में नहीं आ रही है तो उत्पादन के यंत्र के आधार पे होता है। उत्पादन के यंत्र भूमि है, उत्पादन के यंत्र फैक्ट्रियां हैं, उत्पादन के यंत्र मशीनें हैं, उत्पादन के यंत्र हाथ से चलने वाले हैं। उत्पादन के यंत्र है कैसे, इसी के आधार पे वर्ग बनते हैं। अगर उत्पादन का यंत्र मुसल है तो वर्ग समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है, मालिक और दास। तो वर्ग निर्मित तो उत्पादन की प्रणाली के ऊपर आधार, आर्थिक आधार पे या उत्पादन के यंत्रों के आधार पे बनते हैं वर्ग। लेकिन वर्ग पूर्ण कब होते हैं, वर्गों की बात पूर्ण कब होते हैं, उसमें चेतना आ जाती है। तो वर्ग तब पूर्ण होता है जब वर्ग में चेतना आ जाती है। तो वर्गों का निर्माण तो आर्थिक आधार पे होता है, लेकिन वर्ग तब पूर्ण होते हैं जब उनके अंदर चेतना आ जाती है कि हम इस वर्ग के हैं। आप मजदूर हैं, लेकिन अगर आपके अंदर चेतना नहीं है तो फिर आपका वर्ग पूर्ण नहीं हुआ है। तो वर्ग तब पूर्ण होता है जब वर्ग में चेतना आ जाती है। तो फिर मैंने कहा वर्ग
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शोषक और एक होता है शोषित। एक होता है अमीर और एक होता है गरीब। एक होता है हैव, एक होता है हैव नॉट। एक के पास होते हैं उत्पादन के साधन और एक के पास उत्पादन के साधन नहीं होते, सिर्फ श्रम होता है। तो एक ही फैक्ट्री होती है, दूसरा फैक्ट्री में काम करने वाला होता है। तो समाज ऐसे ही बंटा हुआ था, पहले मालिक और दास थे, फिर सामंत और किसान हो गए, फिर बुर्जुआ और सर्वहारा हो गए। तो जो शोषण करता है वो शोषक होता है। तो शोषक होता है मालिक, शोषक होता है सामंत, शोषक होता है बुर्जुआ। शोषित कौन होते हैं? दास शोषित होता है, बेचारा। बेचारा होता है किसान और बेचारा होता है मजदूर। तो वर्ग तो बन जाते हैं, लेकिन वर्ग चेतना तब आती है जब वर्गों के अंदर ये भाव विकसित हो जाता है कि हम एक ही वर्ग के अंदर हैं। जब वो अपने सामाजिक अस्तित्व को पहचानने लगते हैं, जब वो पहचानने लगते हैं कि हम सब जो शोषित हो रहे हैं हम एक वर्ग के हैं, हमारे शोषण का मूल कारण क्या है, इस शोषण को बदलाव कैसे आ जाए, ये सारी चेतना है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो वर्ग की चेतना है ये पूंजीवादी व्यवस्था में अत्यंत तीव्र हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर वर्ग चेतना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका कारण ये है कि अब आवागमन के साधनों का विकास हो गया है, फैक्ट्रियां हैं वो एक ही जगह केंद्रित हो गई है, तो लाखों मजदूर एक ही जगह रहते हैं। वर्ग शोषण भी पहले से ज्यादा हो गया। जितना शोषण दास और किसान का नहीं होता था, उससे ज्यादा शोषण होता है मजदूर का। और समाज स्पष्टता दो वर्गों में तभी बढ़ता है जब पूंजीवाद आता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। देखिए, मालिक और दास थे तो कई दास मजे करते रहते थे, मालिक के मुंह लगे होते थे। कुछ लोग दास काम करते रहते थे, साथ में रहते थे एक ही घर के अंदर। तो ऐसा कोई संबंध नहीं था कि वर्ग दासों के अंदर ऐसे कोई अजीब से भाव हो, वो कई बार मिलके भी रहते थे। तो वर्ग विभाजन पूर्ण स्पष्ट नहीं था दास समाज में। सामंती समाज में भी सभी एक ही गांव में रहते थे, वहीं सामंत रहा करता था, वहीं किसान रहा करते थे, मिलना जुलना होता रहता था, बीज का पैसे का लेन देन चलता रहता था। स्पष्ट वर्ग विभाजन नहीं हुआ था और इतना भारी शोषण भी नहीं था। पूंजीवाद आते ही मजदूर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बुर्जुआ एक कमरे में पैक रह के आनंद करता रहता है, दिखाई नहीं देता कई बार तो मजदूरों को। फैक्ट्री का मालिक कौन, इतनी फैक्ट्रियां होती है एक मालिक के, मजदूर दिन रात खपते रहते हैं। तो वर्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कौन सी व्यवस्था में? पूंजीवादी व्यवस्था में। तो सबसे ज्यादा वर्ग जो स्पष्टीकरण होता है वो इस व्यवस्था में था। वर्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, दो भागों में पड़ जाते हैं। नंबर एक, वर्ग हो भी दो जाते हैं। देखिए, जब सामंती काल था तो सामंत बेचती किसान भी थे, कारीगर भी थे और गिल्ड के मालिक भी थे। लेकिन अब दो ही वर्ग बन गए हैं। पूंजीवाद आते ही वर्ग दो ही हो जाते हैं, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा। तो बाकी मध्यम वर्ग गायब हो जाता है, मध्यम वर्ग सर्वहारा बन जाता है। खुद पूंजीपतियों में भी प्रतियोगिता होती है, तो बहुत सारे पूंजीपति भी गरीब हो जाते हैं, प्रतियोगिता में हार जाते हैं, हानि होती है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, फैक्ट्रियां बिक जाती है और वो खुद सर्वहारा बन जाते हैं। तो समाज स्पष्टता दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, वर्ग स्पष्टीकरण हो जाता है। और वर्ग स्पष्टीकरण होते ही कार्ल मार्क्स कहता है कि इस पूंजीवादी अवस्था में चेतना भी बहुत ज्यादा तीव्र होती है, क्योंकि अब मजदूर एक जगह रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, लाखों मजदूर है वो एक ही जगह रह रहे हैं और शोषण भी बड़ा भारी हो रहा है। तो जितना ज्यादा शोषण होगा तो उस शोषण से मुक्ति के उपाय उतने ही ज्यादा सोचे जाएंगे। अगर आपका शोषण हो ही नहीं रहा है तो मुक्ति के उपाय नहीं आएंगे। तो मुक्ति के उपाय भी तभी आएंगे जब शोषण ज्यादा होगा। तो पूंजीपति क्या करता है? अधिकतम लाभ कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए मजदूरों से खूब काम करवाता है, कम से कम दिहाड़ी देता है। तो मजदूरों का अत्यंत भारी शोषण होता है, तो उनमें चेतना उतनी ही ज्यादा आती है, मुक्ति के भाव उतने ही ज्यादा पैदा होते हैं, अपने दुखों के प्रति आक्रोश उतना ही ज्यादा होता है। तो फिर वर्ग संघर्ष भी उतना ही तीव्र होता है, उतना ही तीव्र होता है। तो फिर इस पूंजीवादी व्यवस्था में स्पष्टता दो वर्ग हो जाते हैं,
एक तरफ बुर्जुआ हो जाते हैं जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, दूसरी तरफ सर्वहारा हो जाता है जो एक कमोडिटी है, जो एक वस्तु बन गया है और दिन रात खपता रहता है और रोटी लायक मुश्किल से पैसा कमा पाता है। तो फिर इनके मध्य संघर्ष होता है। फिर अपन ये समझें कि इस संघर्ष में जीतेगा कौन, जो क्लास स्ट्रगल होगा उसमें कौन जीतेगा, क्रांति होगी तो उसमें जीत किसकी होगी। तो सर्वहारा कार्ल मार्क्स कहता है कि इसमें अनिवार्य रूप से कौन जीतेगा, सर्वहारा। सर्वहारा जीतेगा क्यों इस संघर्ष के अंदर, वर्ग संघर्ष में बुर्जुआ मरेगा क्यों। नंबर 1 है संख्या बल। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वहारा संख्या में ज्यादा होते हैं, पूंजीपति तो अत्यंत कम होते हैं, 1% 2% होते हैं जनसंख्या का, बाकी तो सर्वहारा ही होता है। तो संख्या बल के आधार के ऊपर। दूसरा, ये जो सर्वहारा और क्यों जीतेगा, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि देखिए परिवर्तन का कारण होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो पूंजीवाद में भी खुद के अंतर्द्वंद्व पाए जाते हैं, यानी पूंजीवाद अपनी कवर खुद खोदता है। कैसे खोदता है पूंजीवाद अपनी कवर? पूंजीवाद एक तो क्या करता है, पूंजीवाद में भारी प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है विभिन्न पूंजीपतियों में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। इस कंपटीशन में क्या करते हैं, एक पूंजीपति अपना माल सस्ता कर देता है, दूसरा पूंजीपति उसके सामने टिक नहीं पाता, उसको हानि होती है, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है और गरीब हो जाता है, सर्वहारा बन जाता है। तो पूंजीपति आपसी प्रतियोगिता और लाभ के संघर्ष के माध्यम से अपनी संख्या कम करते जाते हैं और पूंजी का एकत्रीकरण और केंद्रीयकरण होने लगता है। अपने देश में देखिए धीरे धीरे पूंजी है वो एकत्रित हो रही है अडानी और अंबानी के पास। तो ये है पूंजी का एकत्रीकरण। तो पूंजीपति कम होते जाते हैं। अब आपको पता है कि एक जब बड़ा मॉल खुल जाता है तो छोटी छोटी मोहल्ले की दुकानें जहां सामान बिकता है वो बंद हो जाती है, क्योंकि मॉल में अत्यंत कम रेट पे सामान मिलता है, क्योंकि वहां तो बल्क में खरीदा जाता है तो वो सस्ता मिलता है। दुकानों, छोटी दुकानों का माल महंगा होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हर चीज महंगी होती है, तो छोटी दुकानें बंद हो जाती है, तो गरीब हो जाता है, वो मजदूर बन जाता है। एक पूंजीपति प्रतियोगिता में हार जाता है और मजदूर बन जाता है। तो पूंजीपति अत्यंत कम हो जाते हैं, तो ये तो संख्या बल कम होता जाता है, सर्वहारा का बढ़ता जाता है। तो पूंजीपति तो करते हैं अपनी संख्या को कम। दूसरा एक काम और करते हैं, पूंजीपति शोषण बहुत ज्यादा करते हैं, तो मजदूरों में चेतना उतनी ज्यादा आती है। तीसरा, पूंजीपति क्या करते हैं, एक पूंजीपति एक जगह फैक्ट्री लगाता है, उस फैक्ट्री के लिए वो रोड लाता है, उस फैक्ट्री के लिए वो बिजली लाता है, उसके लिए पानी की पाइपलाइन बिछाता है। अगर वो दूसरी फैक्ट्री लगाएगा या दूसरा पूंजीपति आएगा तो उसके आसपास जमीन दे के वहीं फैक्ट्री लगाएगा, क्योंकि अगर वहीं फैक्ट्री लगाएगा तो उसको न तो अब लाइट लानी पड़ेगी, न उसको अब पानी अलग से पाइपलाइन लानी पड़ेगी, न उसको अलग से सड़क बनानी पड़ेगी, बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत ढांचा है वो पहले से खड़ा हो रखा है, वहीं वो दूसरी फैक्ट्री लगा देता है। तो अपने यहाँ रिको देखिए, आधारभूत ढांचा विकसित कर देते हैं, वहां सारी फैक्ट्री लग जाती है। इससे परिणाम क्या निकलता है कि मजदूर एक ही जगह रहने लगते हैं, तो मजदूरों के लिए संगठन बनाना अत्यंत आसान हो जाता है। गांव में किसान थे, वो संगठन नहीं बना पाते क्योंकि दूर दूर गांव में रहते थे और आवागमन के साधन थे, वो घोड़ा गाड़ियां थी, एक दूसरे गांव में पहुंचने में कई बार एक ही दिन लग जाता था। अब मजदूर आसपास के शहरों के अंदर रहते हैं या एक ही जगह रहते हैं, तो संगठन बनाना आसान हो जाता है, आपसी चर्चाएं करना और चेतना का प्रसार करना आसान हो जाता है। तो पूंजीवाद के अंतर्द्वंद्व और संख्या बल के आधार पर सर्वहारा जीत जाता है इस वर्ग संघर्ष में और बुर्जुआ को मार देता है। क्योंकि बुर्जुआ, देखिए मारना जरूरी, क्रांति हिंसक होनी चाहिए, अमूल्यवादी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो वर्ग है वो संपत्ति को, निजी संपत्ति को आसानी से छोड़ता नहीं है। कार्ल मार्क्स का ये कहना है, क्रांति अनिवार्य माध्यम है इतिहास में परिवर्तन का, हिंसक क्रांति। तभी वो आदमी है वो जिंदा जी, तो आपको भी पता है कोई आदमी संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता, उसको मार के वो संपत्ति छुड़ाई जा सकती है, ये कहना है कार्ल मार्क्स का। तो गांधी जी जो बता के गए थे ट्रस्टीशिप की थ्योरी, कि अगर समझाया जाए पूंजीपति को तो वो छोड़ देते, नहीं छोड़ते। कहां छोड़ दिया अपने देश में, कितने पूंजीपतियों ने पूंजी का त्याग किया समाज के लिए, कितने पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी लगाई है। ये जितने उदाहरण मिलते हैं सब झूठे मिलते हैं अधिकांश। तो आप पूंजी कमाई ज्यादा है और लगाई कम है। बड़े बड़े अंटालिया खड़े कर दिए, 2.5-2.5 3-3 हजार करोड़ का एक एक व्यक्ति का मकान है। चलिए, तो मैंने कहा कि फिर वर्ग संघर्ष होता है। हेगल कहता है कि संघर्ष राष्ट्रों के मध्य होता है, कार्ल मार्क्स कहता है संघर्ष वर्गों के मध्य होता है, और इन वर्गों के संघर्ष के माध्यम से इतिहास आगे बढ़ता है।
तो जिस दिन वर्ग संघर्ष नहीं होगा उस दिन परिवर्तन बंद हो जाएंगे, शोषण बंद हो जाएगा, वर्ग शोषण, वर्ग विभाजन सब बंद हो जाएंगे। तो फिर सर्वहारा जीत जाता है। सर्वहारा जब जीत जाता है तो फिर आता है सर्वहारा का अधिनायकवाद। तो हमने देखा कि द्वंद्व क्यों होते हैं, इतिहास आगे क्यों बढ़ता है, तो वर्ग संघर्ष की वजह से, क्रांति की वजह से आगे बढ़ता है। और इस क्रांति की जो अगली स्टेज है, जब हमने बुर्जुआ और सर्वहारा को लड़ा दिया है, तो अब आ गया है सर्वहारा का अधिनायकवाद। इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर्वहारा जीत जाता है, तो सर्वहारा का अधिनायकवाद आ गया। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिक्टेटर क्या होता है। पहले एक दिन बताया था शायद, और बताता हूं। ये जो डिक्टेटर शब्द है ये आया हुआ है रोमन काल से, रोमन गणराज्य से। रोम देखिए गणराज्य था, और गणराज्य में आपको पता है कि जो निर्णय के केंद्र होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग निर्णय प्रक्रिया में जब सहभागिता करते हैं तभी हम कहते हैं कि वो गणराज्य बन गया, रिपब्लिक बन गया। तो रोमन रिपब्लिक में जब संकट आया करते थे, तो आप पता है संकट आते हैं, युद्ध होता है या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई भी और कोई चक्कर हो गया, राज्य पे संकट आ गया, मान ली हमला ही हो गया, तो गणराज्य में हमें पता है कि बहुत सारे केंद्र होते हैं निर्णय के, बहुत सारे लोग मिलकर निर्णय करते हैं, तो शीघ्रतापूर्वक निर्णय नहीं हो पाते, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसलिए संकट काल में अतिशीघ्र निर्णय लेने होते हैं। और हमें पता है कि एक समूह की बजाय एक व्यक्ति ज्यादा जल्दी निर्णय करता है। तो जब संकट काल में रोमन गणराज्य के अंदर एक व्यक्ति को सारे निर्णय के अधिकार दे दिए जाते थे, वो डिक्टेटर कहलाया करता था। तो ये बहुत सर्वहारा का अधिनायकवाद है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये सर्वहारा का अधिनायकवाद बहुसंख्यक लोगों की डिक्टेटरशिप है, मजदूरों की डिक्टेटरशिप है, मजदूरों का अधिनायकवाद है, मजदूरों के पक्ष में अधिनायकवाद है ये। अब सर्वहारा का अधिनायकवाद, इसको समझने की डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की चर्चा करते हैं। सर्वहारा का अधिनायकवाद ये क्या है? देखिए, सर्वहारा की तमाशा ही कह लीजिए। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तकें हैं और पुस्तकें हैं या शुरुआती विचार है, उनमें वो हर जगह सर्वहारा के शासन की चर्चा करते हैं, लेकिन अपनी एक पुस्तक है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, 1875। इस पुस्तक में वो सर्वहारा के अधिनायकवाद की चर्चा करते हैं। गोथा जर्मनी का एक शहर था, यहां जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मन सामाजिक गणतांत्रिक पार्टी की जो बैठक हुई, उस बैठक में यह निर्णय किया गया कि समाजवाद जो आएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से आएगा, सब लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाएगा, फिर गरीब लोग अपनी सरकार बनाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, और फिर हम धीरे धीरे संपत्ति का सार्वजनिक करेंगे और साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से, यानी पूंजीवाद को हटा के लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी मजदूरों की। कार्ल मार्क्स ने इसका क्रिटिक किया है, विरोध किया है। वो बोला कि मैं गोथा प्रोग्राम से कोई संबंध नहीं रखता, मैं भले ही जर्मनी में पैदा हुआ हूं लेकिन गोथा प्रोग्राम से दूर हूं, मैं जर्मन के समाजवादियों से अलग हूं। ये कहता है कि जैसे ही बुर्जुआ राज जाएगा तो वो एक तो हिंसक क्रांति के माध्यम से जाएगा, नंबर 1 क्रांति की जाएगी, वर्ग संघर्ष होगा, इस वर्ग संघर्ष में सर्वहारा बुर्जुआ को मारेगा, और मारने के बाद राज्य और सरकार के और कानूनों के ऊपर कब्जा कौन कर लेगा? सर्वहारा। तो ये है सर्वहारा का अधिनायकवाद, यानी बुर्जुआ जाने के बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा। अगली स्टेज ये है। अब बुर्जुआ और उनकी, देखिए आधुनिक युग में यही तो पूंजीवाद, पूंजीपतियों की और मजदूरों की लड़ाई हुई, मजदूर जीत गए तो मजदूरों की तानाशाही आ गई। कार्ल मार्क्स कहता है कि सर्वहारा का जो अधिनायकवाद होगा ये एक संक्रमणकालीन स्थिति है,
एक ट्रांजैक्शनल पीरियड है नंबर 1, ये थोड़े से समय तक रहेगी। ये तब तक रहेगी जब तक कि अंतिम बुर्जुआ को मार नहीं दिया जाता, क्योंकि बड़े बड़े बुर्जुआ को मारने के बाद फिर भी कुछ छोटे बुर्जुआ रह जाते हैं, उनको भी तो मारना पड़ता है। तो ढूंढ ढूंढ के जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक तानाशाह कौन रहेंगे? सर्वहारा। देखिए राज बदल गया है, बुर्जुआ चला गया है, मजदूर आ गए हैं, पूंजीपति चले गए हैं, मजदूर आ गए हैं, लेकिन अभी अंतिम बुर्जुआ मानसिकता और तो समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए संक्रमणकालीन स्थिति है सर्वहारा का अधिनायकवाद, ये आएगा। अब इसमें क्या होगा? देखिए इस सर्वहारा में क्या क्या रहता है। इस सर्वहारा में वर्ग बने रहते हैं, दोनों वर्ग बने रहते हैं, सर्वहारा भी और बुर्जुआ भी। लेकिन है थोड़े समय के लिए रहती है ये, जब तक कि अंतिम बुर्जुआ समाप्त नहीं हो जाता, वर्ग बने रहते हैं। तो इसका मतलब वर्ग विभेद भी तो बना हुआ है, बना हुआ है सर्वहारा और बुर्जुआ के मध्य। वर्ग शोषण भी बना रहता है, वेरी गुड। वर्ग विभाजन नहीं, वर्ग शोषण। आप कहीं कहां है शोषण? क्रांति शोषण है ना। अब शोषण उल्टा हो गया है, पहले बुर्जुआ शोषण कर रहा था, अब सर्वहारा बुर्जुआ का शोषण करेगा। वर्ग बने हुए हैं, वर्ग विभेद है, वर्ग शोषण भी है, लेकिन अब शोषण सर्वहारा मजदूरों का नहीं हो रहा बल्कि पूंजीपति का शोषण हो रहा है। राज्य बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, बस राज्य अब बुर्जुआ का नहीं है बल्कि सर्वहारा का है। सरकार अब बुर्जुआ की नहीं है बल्कि सर्वहारा की है। विचारधारा बुर्जुआ की नहीं है बल्कि सर्वहारा की है। सरकार है, कानून है, राज्य है, सब कुछ बना हुआ है, हो उल्टा गया है। बुर्जुआ की बजाय सारी चीजें किसके हाथ में आ गई है? सर्वहारा के हाथ में आ गई है। चलिए फिर वितरण का सूत्र भी वही बना हुआ है जो कि पूंजीवाद के अंदर था। वितरण का सूत्र था योग्यता अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वितरण। अब ये सूत्र क्यों बना हुआ है अभी भी? इसका मूल कारण यह है कि अभी अभी सर्वहारा का अधिनायकवाद आया है, तो बहुत सारे मजदूर भी जो साम्यवाद का सूत्र है योग्यता अनुसार कार्य आवश्यकता अनुसार वितरण, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आवश्यकता अनुसार वितरण होता है उसके लिए बहुत मात्रा में चीजें चाहिए सबकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए। तो अभी सर्वहारा का अधिनायकवाद आया, अभी वो फैक्ट्रियां नहीं लगी है, जो इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। अभी तक पूंजीपतियों ने जो फैक्ट्रियां लगा रखी थी वो फैक्ट्रियां थी जो लाभ के लिए थी। अब देखिए एक देश में सर्दी पड़ती है तो उस देश को बताओ काय की जरूरत है? जूतों की जरूरत है या चश्मा की जरूरत है? देखिए वहां जूतों की ज्यादा जरूरत है, स्वेटर की ज्यादा जरूरत है, लेकिन नहीं, पूंजीपति तो क्या बनाएगा? वो चीज बनाएगा जिसमें लाभ ज्यादा हो। तो वो क्या करेगा? चश्मे की फैक्ट्री लगा लेगा, क्योंकि चश्मे महंगे बिकते हैं, तो उसको तो लाभ होना चाहिए। वो जनता की आवश्यकता नहीं देखता बल्कि वो तो वो काम करता है जिसमें लाभ होता है। आप खुद देख लीजिए आज कौन सी वस्तुएं ज्यादा बनती है, कौन सी चीजें फेमस है। जो महंगी चीजें बनाते हैं आम आदमी उनके बगैर भी काम चला सकता है। आवश्यकता अनुसार चीजें नहीं बनाता पूंजीपति, जनता की आवश्यकता वो बनाता है कि लाभ कौन सी चीज में ज्यादा है। तो लाभ के लिए फैक्ट्रियां बनी हुई थी, लाभ के लिए उत्पादन हो रहा था। अब उत्पादन आवश्यकता के अनुसार होगा, तो आवश्यकता पूर्ति करने वाली फैक्ट्रियां लगने में समय तो लगता है। आवश्यकता अनुसार चीजों को पैदा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक सर्वहारा का अधिनायकवाद रहेगा। तो तब तक सूत्र भी यही रहेगा, योग्यता अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वितरण। तो यह है सर्वहारा के अधिनायकवाद की संक्रमणकालीन स्थिति। और फिर ये कब समाप्त हो जाएगा? ये समाप्त तब हो जाएगा जब अंतिम बुर्जुआ समाप्त हो जाएगा, उत्पादन ज्यादा पैमाने के ऊपर होने लगेगा, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। उस सर्वहारा का अधिनायकवाद की जरूरत ही नहीं बचेगी क्योंकि बुर्जुआ नहीं है। ये जो सर्वहारा का अधिनायकवाद, इस पे ये क्वेश्चन आता है, इसको लेनिन है वो समाजवादी स्थिति बोलता है। समाजवादी स्थिति। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि सर्वहारा के अधिनायकवाद को कौन सा विचारक है जो समाजवादी स्थिति बोलता है? तो वो लेनिन बोलता है, व्लादिमीर लेनिन, जो कि यूएसएसआर का राष्ट्रपति था या मुखिया था, वो व्लादिमीर लेनिन। सर्वहारा के अधिनायकवाद में वर्ग, वर्ग विभेद, वर्ग शोषण, वितरण का नियम, राज्य बने हुए हैं। फिर यह स्थिति संक्रमणकालीन तब तक रहेगी जब तक कि अंतिम बुर्जुआ को मार नहीं दिया जाता। इस अंतिम बुर्जुआ के मारते ही
और सारा वर्ग एक हो जाता है, क्योंकि वर्ग विभेद, वर्ग एक ही रह गया है, एक वर्ग रह गया है। अब चूंकि वर्ग एक रह गया है तो अब वर्गों के मध्य द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा तो इतिहास आगे नहीं बढ़ेगा, तो अब एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। और जब वर्ग नहीं है तो शोषण भी नहीं है, वर्ग विभेद नहीं है तो वर्ग शोषण भी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समाप्त हो गया है, सब लोग बराबर हो गए हैं, संपत्ति का सार्वजनिक नियंत्रण हो गया है। तो ऐसी एक अच्छी सी अवस्था जिसमें वर्ग विभेद नहीं है, वर्ग विभाजन नहीं है, श्रम विभाजन नहीं है, साम्यवाद आती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि सर्वहारा के अधिनायकवाद की जो अगली अवस्था आएगी वो आएगी साम्यवाद, कम्युनिज्म, जो कम्यून से बना था, जिसकी मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। अब साम्यवाद आ गया है, कम्युनिज्म आ गया है। अब जैसे ही कम्युनिज्म आएगा वर्ग एक वर्ग रह जाएगा, द्वंद्व बंद हो जाएंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी। फ्रांसिस फुकुयामा की तो बुक है एंड ऑफ हिस्ट्री। द्वंद्व तब होता है जब चीजें दो हो, तो इतिहास तभी आगे बढ़ता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो उसके अंदर, दो चीजें होती है तब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक का कोई होता ही नहीं है। एक वर्ग है, द्वंद्व बंद हो गए हैं, वर्ग एक है, कोई किसी का शोषण नहीं है, तो वर्ग का विभाजन नहीं है, वर्ग विभाजन नहीं है तो वर्ग शोषण भी नहीं है। वर्ग शोषण तब शुरू हुआ था जब श्रम विभाजन हुआ था। अब सारे ही लोग श्रम करते हैं तो श्रम का बौद्धिक और ऐसा विभाजन तो है ही नहीं, वही लोग नहीं पूजे जाते जो सिर्फ बौद्धिक श्रम करते हैं। देखिए अरस्तु के समय नागरिक बौद्धिक श्रम किया करता था, यानी मालिक, वही पूजा जाता था, दास को कोई पूछता नहीं था। तो अब सभी लोग जो श्रम करते हैं, चाहे बौद्धिक करते हैं चाहे शारीरिक करते हैं, सब श्रमिकों की बराबर गरिमा है, बराबर इज्जत है। तो अब पूंजीवाद में जो बढ़िया बैठा बैठा खाता था उद्योगपति, उसकी ज्यादा इज्जत थी, उसकी ज्यादा गरिमा थी। मजदूर जो पसीना बहाता था, पसीने की कोई कीमत नहीं थी। अपने समाज में देखो, जो मजे करते हैं, कुछ काम नहीं करते, एक बड़ा खेत का मालिक 100 बीघे जमीन है, उसकी इज्जत ज्यादा है, जब कर रहा कुछ नहीं, उसके यहाँ मजदूर काम करता है, वही सब कुछ पैदा करता है, उसकी इज्जत और ही कम है। तो श्रम विभाजन समाप्त हो जाएगा। श्रम विभाजन का तात्पर्य श्रम के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है कि एक श्रम है वो अच्छा है, जो श्रम नहीं कर रहा वो ज्यादा श्रेष्ठ है, या जो बौद्धिक श्रम कर रहा है वो श्रेष्ठ है, वो शारीरिक श्रम कर रहा है वो निकृष्ट है, ऐसा नहीं है। श्रम बराबर हो जाएगा, सभी श्रम चाहे बौद्धिक हो चाहे हो, इसको बराबर इज्जत दी जाएगी। तो साम्यवाद आने के ऊपर वर्ग शोषण, वर्ग विभाजन, श्रम विभाजन, ये सब बंद हो जाएगा। द्वंद्व कॉन्ट्राडिक्शन, ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि इतिहास को आगे बढ़ने के लिए द्वंद्व चाहिए। अब और क्या होगा, इस अवस्था में राज्य नहीं होगा, राज्य गायब हो जाएगा, क्योंकि राज्य है ये अमीरों ने पैदा किया था, ये शोषकों ने पैदा किया था दूसरे लोगों का शोषण करने के लिए। तो राज्य लुप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी का शोषण कर ही नहीं रहा है। तो राज्य जो कि एक कृत्रिम वर्गीय संस्था है, शोषणकारी अवस्था, जो वर्ग का शोषण, एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य, सरकार, कानून पैदा किए थे, ये सब समाप्त होते हैं, राज्य लुप्त हो जाता है, क्योंकि जरूरत नहीं होती, चीजें लुप्त हो जाती है। तो ऐसी राज्य विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन जो स्थिति है वो है साम्यवाद। ये ऐसी स्थिति है जहां सब लोगों को काम करना पड़ता है, कोई भी फोकट में खा नहीं सकता। काम एसेंशियल है, उत्पादन मूल गतिविधि है, सबको उत्पादन में भागीदारी करनी होगी, कोई बैठा बैठा नहीं खाएगा। तो ऐसी राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन स्थिति है, वो है साम्यवाद। तो ये हमने साम्यवाद की चर्चा की। तो साम्यवाद आएगा तो राज्य के साथ क्या होगा, तो मैंने कहा राज्य लुप्त हो जाएगा। राज्य वैसे ही लुप्त हो जाएगा जैसा कि हंसिया और हथौड़ी गायब हो गए, जैसा कि एंजल्स बोलता है। हंसिया हथौड़ी गायब किए नहीं गए थे, अपने आप गायब हो गए थे, क्योंकि उनकी उपयोगिता ने, जब मशीन से चलने वाली आरियां आ गई, इंजन से चलने वाली, तो कौन हंसिया हथौड़े को, इसे जो है आपका हंसिया है, हथौड़ा है, या फिर आपका जो कुआड़िया है, उसको कौन पूछेगा आपको, क्योंकि अब तो मशीनें आ गई है ना, तो अपने आप अजायब घर में चले गए। अब घड़े को कौन पूछा, फ्रिज आ गए ना। तो राज्य लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं बचेगी। तो अब हमने चर्चा की साम्यवाद की।
तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चा का बिंदु था वो हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से जो शुरुआत की थी वो पिछले क्लास में। इस कक्षा में हमने चर्चा की ऐतिहासिक भौतिकवाद की। इस कक्षा में हमने चर्चा की वर्ग संघर्ष की, वर्ग चेतना की। वर्ग संघर्ष और क्रांति के बाद हम आए थे सर्वहारा का अधिनायकवाद और उसके बाद हम आ गए हैं साम्यवाद। अब साम्यवाद में वितरण का सूत्र बदल गया है। वितरण का सूत्र क्या होगा? अब देखिए, साम्यवाद का जो वितरण का सूत्र होता है वो होता है योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण, कि आप जितना योग्यता है वैसा ही आपको कार्य मिलेगा, लेकिन जो वितरण होगा वो आपकी आवश्यकता अनुसार होगा। जिसको ज्यादा आवश्यकता उसको ज्यादा मिलेगा, कम आवश्यकता उसको कम मिलेगा, यानी सही वितरण किया जाएगा। ये नहीं है कि आप पूंजीपतियों की तरह आपको बिना आवश्यकता के ढेर लग जाते हैं आपके पास, आपको आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाएगा। यानी अब आते ही सूत्र बदलता है। अब योग्यता अनुसार कार्य और योग्यता अनुसार वितरण नहीं, बल्कि योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण होता है। अब एक जवान इंजीनियर की बजाय एक बीमार और बूढ़े लोहार को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं ज्यादा है। तो धन्यवाद दोस्तों कि कार्ल मार्क्स की कुछ और चर्चाएं की। अगला जो अपना डिस्कशन होगा उसमें मैं आपको उत्पाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत करवाऊंगा। कार्ल मार्क्स के कुछ और छोटे छोटे विचार है उनकी चर्चा करेंगे और कार्ल मार्क्स की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।